अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल है सारे दोस्त, सब ठीक ठाक है? अच्छा जी। ट्रेडिंग चल रही है, सब ट्रेड्स कर रहे हैं इस वक्त। और बातें शातें बड़ी हो रही हैं ट्रेडिंग के दरमियान। बार बार एक ही चीज़ का टॉपिक बीच में आ रहा है बहुत ज़्यादा डीपली, कि इसके बारे में डिस्क्राइब किया जाए कि चार्ट को किस तरह से एनालाइज करना है, और बिगर चार्ट्स जो होते हैं वो क्यों ज़रूरी होते हैं एनालाइजिंग के लिए, और मार्केट किस तरह मैनिपुलेट कर जाती है हमें, एक सेलर को भी और एक बायर को भी, और उनको इतना प्रॉफिट नहीं हो पाता, या उनकी जो सही की एंट्री होती है वो नहीं लग पाती। तो ये बड़ा डीपली टॉपिक है और बड़े आराम से सुनने वाला और समझने वाला है। कोशिश तो ये पूरी करूँगा अपनी तरफ से कि समझा सकूँ, ताकि ईज़िली ये चीज़ हो जाए, क्योंकि अब एक बंदे को समझाओ, दो को बड़ा मुश्किल होता है। बंदा वीडियो बना ले ज़्यादा बेहतर है। और बहुत से लोग जो हैं उनको कुछ प्रॉब्लम हो रही है कि शायद अमान भाई जो हैं वो यूट्यूब पे मनीटाइजेशन के चक्कर में पड़ गए हैं या दूसरे भाई। ऐसी कोई बात नहीं है, मैं दिखा भी देता हूँ उसको, तो मैंने चेक बॉक्स भी नहीं किया हुआ। मैं सिर्फ और सिर्फ वीडियोस इसलिए बनाता हूँ कि हम लोगों को फ़ायदा हो जाए, हम आपस में जो है एक दूसरे से टॉपिक शेयर कर सकते हैं बड़े आराम से। तो सिर्फ इसलिए हो रहा है और कुछ भी नहीं है। बिस्मिल्लाह करते हैं, स्टार्ट करते हैं। अच्छा जी। सबसे पहले तो इस बात को समझें कि एनालाइज करना बिगर चार्ट्स को क्यों ज़रूरी होता है। बात अभी स्कैल्पर या किसी स्विंगर या किसी डे ट्रेडर की नहीं हो रही। बात ये हो रही है कि आप ट्रेड लेना चाहते हैं और आपको पता होना चाहिए कि यार मेरी इस वक्त मार्केट ने बाय पे जाना है, सेल पे जाना है, किस तरह डायग्नोस होगा। क्या आप न्यूज़ देखेंगे? क्या आप उसकी न्यूज़ का अंदाज़ा लगाएंगे? न्यूज़ में तो कभी कभार इम्पैक्ट्स ही नहीं होते, और मोस्टली न्यूज़ यूएसए की तो बिल्कुल ही झूठ होती है, बकवास होती है। हम ये सोचते हैं मार्केट ऊपर जाएगी, मार्केट कहीं की कहीं और निकल जाती है। ये क्यों है? ये चीज़ें क्यों, ये इस तरह के फंडामेंटल्स क्यों बीच में डाल दिए गए हैं, जिसकी वजह से आपको मैनिपुलेट किया जा रहा है, आपको पकड़ के घुमाया जा रहा है एक चार्ट के अंदर। हालांकि सीधा सीधा चार्ट भी हो सकता है, लेकिन ये नेचर ऑफ बिजनेस है, नेचर ऑफ फॉरेक्स है। इस बात को समझें। फॉरेक्स के अंदर 3.7 ट्रिलियन का लिक्विड है, ठीक है। वॉल स्ट्रीट से चलता है पूरी दुनिया, इसके अंदर करेंसी के एक्सचेंजेस करते हैं, और बहुत सारे करेंसियों के जब एक्सचेंजेस होते हैं तो एक पेयर के ऊपर भी असर आता है, तो वो अपने साथ साथ कम से कम 12-13 पेयर के ऊपर तो वैसे ही उसका जो है आउटपुट आ ही जाता है। तो कहने का मकसद ये है कि अब हम छोटे चार्ट के ऊपर अगर एक छोटी सी स्कैल्पिंग भी करेंगे तो हमारे लिए ये बहुत ज़रूरी है कि इसको अगर बड़े चार्ट में देखा जाए तो इसका वे किधर है, आया इसका वे अप की तरफ है या डाउन की तरफ है। तो हम बड़े बिगर चार्ट को इसलिए यूज़ करते हैं कि उसके अंदर पहले हम उसका वे देखते हैं, उस फाइंड आउट उसका करते हैं, इसका वे किधर है। उसके बाद फिर उस वे को मद्देनज़र रखते हुए हम अपनी स्कैल्पिंग को लेते हैं कि अगर ये चार्ट वैसी बाय गया और इन केस ऑफ यानी कि अगर मार्केट मैनिपुलेट करती भी है या मार्केट वॉलेटाइल हो जाती है, तो उस दरमियान अगर मार्केट आउट हो गई तो कम से कम हमें इतना तो पता होगा कि हाँ ये बिगर चार्ट पे कम से कम मार्केट अप की थी, तो ठीक है, अगर उस ट्रेड को हम होल्ड भी करेंगे तो शायद हमें वो फ़ायदा दे जाएगी। लेकिन अगर हमें इस बारे में पता ही नहीं होगा कि बिगर चार्ट पे तो वो मार्केट नीचे की थी, वो सेल की मार्केट थी, और आपने तो बाय ले लिया है, तो ठीक है, छोटी स्कैल्पिंग के हद तक तो बाय समझ में आता है, लेकिन अगर उसके बाद फिर टाइम निकल गया तो मार्केट तो डाउन की। तो इसलिए ज़रा बिगर चार्ट को ज़्यादा उसमें एनालाइज किया जाता है। और किस तरह किया जाता है उसकी थोड़ी सी एग्जांपल हम ले लेते हैं। यूरो यूएसडी का चार्ट है, मैंने थोड़ा सा पहले खुद ही इसीलिए ड्रॉ कर लिया कि ताकि ज़रा टाइम बचेगा, जितना टाइम कम टाइम होगा और उसके अंदर वीडियो ज़्यादा लंबी भी ना हो और बात पूरी हो जाए। इसके अंदर मैंने कुछ ड्राइंग की और इस बात को समझ जाने की अब कोशिश कर रहा हूँ। एक बात तो आपको पता है कि मार्केट जब किसी भी सपोर्ट लेवल पे जाके लगती है या रेजिस्टेंस पे लगती है तो मार्केट टच करके बाउंस करती है, बैक होती है। ये ज़रा गौर करें। अगर यहाँ से मार्केट नीचे आई तो मार्केट ने सबसे पहले टच नहीं किया, लेकिन मार्केट हल्की सी ऊपर गई, उसके बाद मार्केट ने टच किया इस सपोर्ट लेवल को, और उसके बाद मार्केट बाउंस कर गई। जब बाउंस कर गई मार्केट फिर ऊपर गई। तो इसी तरह के जो बाउंस होते हैं यानी कि टच होने के, मैंने इसको कैंडल में नहीं लिया, मैंने इसको लाइन में इसलिए लिया था कि लाइन चार्ट से ईजिली आपको जो समझाना चाह रहा हूँ समझ में आ सकेगा। सबसे पहले इस पूरे चार्ट के अंदर ये देखें कि ये मार्केट चल किस तरीके से रही है, इसकी बेसिक वजह क्या है चलने की। गौर से देखें, ये मार्केट जो इतनी ज़्यादा जो दौरानिया इसका नीचे आ रहा है, ऊपर जा रहा है, फिर नीचे आ रहा है, इसकी बेसिक वजह क्या है? इट्स अ इल्यूजन। ये एक बहुत बड़ा इल्यूजन है बायर्स और सेलर्स का, पूरी दुनिया का, पूरी वर्ल्ड में जो सेशन के मुताबिक बायर्स और सेलर्स लगे होते हैं,
एक एक्सचेंज के ऊपर, ये उसका इल्यूजन है। जब ये इल्यूजन बनता है तो मार्केट उसको किस तरीके से मैनिपुलेट करती है, चाहे वो न्यूज़ की शक्ल में हो, इतनी लंबी एकदम से मार्केट ऊपर चली जाए तो ये न्यूज़ की शक्ल है, ये भी न्यूज़ है, ठीक है, या कुछ भी ये, या फिर इसको अगर हम टेक्निकल और फंडामेंटल के हिसाब से सोचें तो भी। तो थोड़ा सा आज इसको ज़रा डीपली इसके ऊपर हम एक थोड़ा सा ट्यूटोरियल करते हैं ताकि इसमें हर चीज़ की हमें समझ में आ जाए। मैंने सबसे पहले इस लाइन को यूं ड्रॉ किया और ये समझने के लिए किया कि मार्केट फर्स्ट टाइम हिट कर गई, उसके बाद मार्केट डाउन गई, फिर मार्केट ने सेकंड टाइम हिट किया। जब मार्केट ने सेकंड टाइम हिट किया तो हम इंतज़ार करते हैं इस सपोर्ट का कि इस सपोर्ट लेवल पे आके मार्केट बाउंस करेगी और मार्केट लाजमी दोबारा थर्ड टच पे जाएगी। लेकिन हुआ ये कि जब यहाँ से मार्केट ने पहला बाउंस लिया, सेकंड टच किया, थर्ड टच के लिए अभी मार्केट ने जैसी सेकंड बाउंस लिया तो ओ मार्केट तो डाउन चली गई। ये क्या हुआ? अब पहले हम इस चीज़ को समझते हैं ये हुआ क्या था। मोस्टली लोगों ने यहाँ पे अपना बाय लिमिट लगाया होता है MT4 के ऊपर। तो मोस्टली नहीं, काफ़ी सारे लोगों ने, अगर मिसाल के तौर पे 100% में से 50% पीपल जो हैं उन्होंने यहाँ पे बाय लिमिट ली हुई है इस एरिया में। इस जोन के अंदर उनका बाय लिमिट है कि मार्केट जब यहाँ पे आएगी, जैसी टच करेगी तो बाउंस करेगी फॉर नेक्स्ट थर्ड के लिए, और ऑफ कोर्स मार्केट थर्ड टच करती है। ये इसका एक नेचर है, उस नेचर को देखा हुआ है फॉरेक्स के अंदर, इसीलिए उसके मुताबिक ज़्यादातर मोस्टली जो प्रोफेशनल ट्रेडर्स भी होते हैं वो अपने बाय लिमिट ले लेते हैं। हुआ ये कि बाय लिमिट लेने के बाद मार्केट ने टच नहीं किया, मार्केट एकदम नीचे गई। जब आप अपना यहाँ बाय लिमिट लोगे तो लाजमी सी बात है आप अपना स्टॉप लॉस लगाएंगे। उसके बाद हमें नहीं पता किसी ट्रेडर का यहाँ पे है, किसी का यहाँ पे, लेकिन मोस्टली जो स्टॉप लॉस लगाते हैं वो प्रीवियस कैंडल को देख के लगाते हैं, तो उससे नीचे लगाया होगा, ऑफ कोर्स स्टॉप लॉस लगा होगा। मार्केट ने सारे स्टॉप लॉस कट कर दिए, सबको लॉस हो गया, मार्केट ऊपर नहीं गई। तो जिनके यहाँ बाय लिमिट थे उन सबको स्टॉप लॉस हुआ, मार्केट और नीचे चली गई। उसके बाद मार्केट ने नीचे जाने के बाद अपनी एक और कोई सपोर्ट बना ली और उस सपोर्ट के बाद मार्केट फिर मज़ीद नीचे चली गई। ये इसको कहते हैं कि मैनिपुलेट, देन दोबारा अगेन एंड अगेन। उसके बाद अगर हम इसको छोड़ दें, अब इसमें कामयाब इंसान कौन है? वो इंसान जो सेल स्टॉप ले लेता है, जो कहता है कि ठीक है मेरा यहाँ स्टॉप लॉस होना चाहिए, या वो इंसान जिसके पास पीछे लिक्विड है, जिसके पास पीछे बैलेंस है और उसकी ट्रेड लगी हुई है, उसने बोला ठीक है बहुत से बहुत यहाँ से लेके यहाँ तक आएगी, तो अगर मैं इसके यहाँ के निकालूँ भी तो यार ये मुझे कितना नुकसान दे देगी। एक मिसाल है, बहुत से बहुत भी मार्केट वो यहाँ तक भी नहीं, वो यहाँ तक सोचता है, ग्राउंड तक, तो ओहो ये तो ज़्यादा नहीं, सिर्फ $18 का फ़र्क आएगा, ठीक है मैं इसको होल्ड कर लेता हूँ, और वो होल्ड कर लेता है। तो उसकी होल्डिंग का आप ये देखें इम्तहान मार्केट कितना बड़ा लेती है। अब जो मैं बात समझाने लगा हूँ, अगर उस बंदे ने यहाँ पे स्टॉप लॉस नहीं लिया और यहाँ से मार्केट को होल्ड किया, तो मार्केट होल्ड हुई 5 फरवरी के बाद तकरीबन, ये जो चार्ट बन रहा है हमारा बन रहा है 6, ये 6 फरवरी से उन्होंने होल्ड किया था, सॉरी यहाँ से 7 फरवरी से होल्ड किया, और 7 फरवरी से होल्ड करते करते ये मार्केट लेके आए यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे जब मार्केट लेके आए तो ये बनी कोई 9-10 फरवरी। अब यानी कि 7 से लेके 10 फरवरी तक तो मार्केट नीचे ही रही, यानी कि मार्केट ने 3 दिन तो ये ले लिए। उसके साथ लाजमी है आगे सैटरडे संडे भी आ जाता है। फिर मार्केट ने दोबारा यहाँ से लेके यहाँ तक जाने के लिए, इस लेवल तक जाने के लिए, ठीक है, यहाँ पे तो मार्केट ने क्या ले लिया, मार्केट ने तकरीबन कोई 13-14। अब बात यह कि जिस बंदे ने 6 से स्टार्ट लिया था 14, इसका मतलब पूरा एक वीक लिया मार्केट ने, उसको मैनिपुलेट किया। मोस्टली इसके अंदर 50% पीपल जो है वो अपनी ट्रेड कट कर देते हैं, वो कहते हैं बस यार ये बस हो गई, ओहो ये तो दोबारा नीचे जा रही है, देखो फिर नीचे जा रही है। और वही होता है, जब ये थोड़ी सी और ऊपर गई मार्केट तो उसके बाद इसने दोबारा रिवर्स लिया। क्यों? जब यहाँ तक आई अब ग्रीडनेस आ जाती है, लालच आ जाता है, लोगों में लालच आता है कि अब मार्केट अब यहाँ से ऊपर जा रही है, चलो शुक्र इस दफ़ा तो ऊपर जाएगी, अब हम यहाँ पे जो है ना एक अपना फ़ौरन से बाय ले लेते हैं। उन्होंने बाय लिया, मार्केट थोड़ी सी ऊपर गई। जो लॉन्ग टर्म वाले लोग थे, जो स्कैल्पर थे, वो फ़ायदे में आ गए। जो लॉन्ग टर्म वाले थे उसके बाद मार्केट नीचे गई और अगेन स्टॉप लॉस मार दिया। इसको कहते हैं मार्केट की नेचर, जो किस तरीके से मैनिपुलेट करती है।
अब आप इसको स्कैम बोलें, आप इसको कुछ भी बोल सकते हैं, स्कैम तो नहीं कह सकते क्योंकि उसकी नेचर है, फॉरेक्स की नेचर है, ये इस वक्त इल्यूजन है बहुत बड़ा। उसके अंदर अब ये मार्केट दोबारा ऊपर रन कर गई। अच्छा, इस वक्त अब ये वाले लोग जो हैं वो ये सोच रहे हैं अब मार्केट आई थर्ड टच पे। थर्ड टच का मतलब ये होता है कि मार्केट थर्ड टच पे अब बाय पे इस जोन से ऊपर निकल जाएगी। हो सकता है किसी ने अपनी बाय यहाँ पे ली हो और वो बहुत ज़्यादा इंतज़ार कर रहा हो, और वो 29 जनवरी से लेके वो कम से कम भी कोई देखें तो 15 फरवरी तक इंतज़ार करता रहा। 1.5 महीना एक बंदा इंतज़ार कर रहा है, तो उसके बाद मार्केट डाउन हो गई, ठीक हो गया। जो प्रोफेशनल्स होते हैं उनको पता होता है कि मार्केट ने फर्स्ट टच लिया है, सेकंड टच लिया है, थर्ड टच के बाद देखते हैं कि मार्केट डाउन करती है या नहीं करती। अगर मार्केट इसको रिट्रेस करके तो ठीक है, अगर मार्केट इससे ओवरलैप कर जाती है, मार्केट अप की है, फिर वो बाय ले लेते हैं। अब हम इसी चीज़ को थोड़ा सा इधर डिस्क्राइब करते हैं कि मार्केट ने यहाँ पे देखें फर्स्ट टच लिया, मार्केट ने सेकंड टच लिया, मार्केट ने यहाँ पे थर्ड टच क्यों नहीं लिया। अगेन वही क्वेश्चन आया कि इस एरिया में भी मार्केट ने फर्स्ट टच लिया, सेकंड टच लिया, थर्ड टच पे पता है कि मार्केट डाउन जाएगी या अप जाएगी। अब इस चीज़ को डिस्कस करते हैं और आप देखें कितना फाइन तरीके से मार्केट ने यहाँ मैनिपुलेट किया है कि जहाँ पे हमें लगा कि मार्केट ऊपर जाएगी तो ठीक है, मार्केट ऊपर जाएगी तो हमने क्या किया कि यहाँ जैसी टच करेगी तो मार्केट ऊपर जाएगी, हमने बाय लिमिट ले लिया। और अगर किसी ने ये सोचा हुआ था कि मार्केट नीचे जाएगी, ठीक है, तो उसने यहाँ अपना सेल लिमिट ले लिया, ठीक है, उसने अपना सेल स्टॉप लिया कि यहाँ पे जैसी मार्केट टच करे मेरा सेल ऑन हो जाए, ठीक हो गया। मार्केट ऑफ कोर्स इस जगह पे गई नहीं, मार्केट ने इधर जाके टच ही नहीं किया, मार्केट यहीं से रिटर्न हो गई। अब इस टाइम पे बहुत से लोगों का जो टाइम पीरियड लगता है ऑटोमेटिकली बाय और सेल जो सिस्टम होते हैं वो सारे एक्सपायर हो गए, वो ट्रेडों से हट गए। उसके बाद मार्केट ने मज़ीद इंतज़ार में लगा दिया। जब मार्केट ने दोबारा आके यहाँ पे टच किया, ठीक है, अब देखिए यहाँ पे हम बोलते हैं कि ये फर्स्ट टच था, ये सेकंड टच था, ये थर्ड टच था। थर्ड टच पे भी मार्केट ने क्रॉस नहीं किया, थर्ड टच पे भी मार्केट ने क्रॉस नहीं किया। सेकंड अगले नेक्स्ट जो फोर्थ टच आता है उसमें तो कंफर्म होता है कि अब तो मार्केट इस जगह पे रिट्रेसमेंट है, ठीक है, तो अब ये जो है ना इधर फाइटिंग होगी बायर्स की और सेलर्स की और ये जोन क्लियर हो जाएगा, लेकिन नहीं हुआ। तो अब आपने ये जगह को समझा कि इस जगह पे मार्केट क्यों नहीं आई। ये आपको बहुत जगहों पे नज़र आएगा। ये देखिए, जब यहाँ से मार्केट ने पहला टच लिया तो सेकंड टच मार्केट ने लाइन पे नहीं किया, उस जोन में गई नहीं मार्केट। ये कंसोलिडेशन एरिया था, यहाँ कंसोलिडेट कर रही है मार्केट लेकिन नहीं गई, उसके बाद मार्केट डाउन हो गई। यहाँ पे आई, यहाँ भी कंसोलिडेट, लेकिन नहीं, कंसोलिडेशन तो नहीं कह सकते, लेकिन यहाँ पे रिट्रेसमेंट हो गई, वापसी आ गई। इसके बाद यहाँ पे कंसोलिडेशन शुरू हुआ। जो कंसोलिडेशन पीरियड आता है वो एक ऐसा पीरियड होता है जिसके अंदर मार्केट में बड़े बड़े एनालाइज़र भी बोलते हैं 50-50, कुछ भी हो सकता है। उसके अंदर फिर ट्राइएंगल जो है लाइंस ली जाती हैं, ट्राइएंगल लाइंस के ज़रिए जो है उसके अंदर सपोर्ट लाइन को तैयार किया जाता है। बहरहाल टॉपिक हमारा यहाँ से फिर आगे की तरफ बढ़ता है। अब हम यहाँ पे देखते हैं कि पहला टच हुआ, सेकंड टच हुआ, थर्ड टच हुआ, मार्केट डाउन नहीं गई, मार्केट वहीं से टर्न हो गई। स्कैल्पर्स फ़ायदे में आ गए, लॉन्ग टर्म वाले रह गए। अब मार्केट जब टर्न हुई तो आप यहाँ देखें कि यहाँ से कितनी ऊपर गई मार्केट। तो फर्स्ट टच, सेकंड टच, थर्ड टच, अब फोर्थ टच तो जाएगा ही ना ऊपर। ऑफ कोर्स मार्केट ऊपर गई फोर्थ टच पे, और उसके बाद मार्केट ने यहाँ पे आके अपना एक लेवल बना लिया। अब ये नेक्स्ट लेवल होगा, अगर हम यहाँ से एक ड्रॉ लाइन करें तो ये सेकंड टच होगा उसका, और उसके बाद मार्केट फिर दोबारा नीचे की तरफ आ गई, ठीक है। लेकिन समझाने की बात ये थी कि मार्केट मैनिपुलेट करती किधर है। नेक्स्ट जोन हम नीचे का देखते हैं। ये तो हमने ऊपर का जोन चेक किया था, नेक्स्ट जोन हम नीचे का देखते हैं कि फर्स्ट टच हुआ, मार्केट ने सेकंड टच किया, थर्ड टच वहीं से उठा दिया, सेम वही हरकत हुई कि बाय लिमिट्स। तो कभी भी कुछ ऐसी चीज़ हुआ करे, आप देखें ये दोनों तरफ हुई है, इधर भी हुई है, इधर भी हुई है, और मार्केट ने जज ही नहीं होने दिया इस बात को कि आया यहाँ बाय लिमिट लेना भी चाहिए कि नहीं लेना चाहिए। लेकिन ऑफकोर्स थर्ड टच के ऊपर तो एकदम से चेंज आता है, मार्केट चेंज करता है, क्योंकि मार्केट की प्राइस में भी फ़र्क आ जाता है। इसके अंदर जो प्राइस एक्शन चल रहा है अभी हम उसकी बात इसलिए नहीं करेंगे क्योंकि प्राइस एक्शन तो आप लोअर चार्ट से पहले स्टार्ट करेंगे ना, कि कैंडल के अंदर फॉर्म क्या हो रहा है, उसके अंदर का प्राइस एक्शन क्या चल रहा है, ये तो बात की बात है। अभी इस वक्त हम सिंपल एक चार्ट है जिसको एनालाइज करना चाहते हैं। अगर मैं 10 मिनट के अंदर इसको एनालाइज करूँ कि मार्केट अभी किधर जाएगी,
तो मैं एक अपने ज़ेन बना रहा हूँ कि ठीक है यार, ये मेरा फर्स्ट टच था, सेकंड टच था, थर्ड टच हो गया, मार्केट इधर से कर गई रेट, इसको क्रॉस कर गई है मार्केट ऊपर, ठीक है, मार्केट ऊपर क्रॉस करके गई है। इधर से अगर देखा जाए तो ये पहला टच है, ये सेकंड टच है, ये थर्ड टच है, थर्ड टच पे मार्केट नीचे आ गई है, तो फोर्थ टच मेरा किधर होगा? क्या फोर्थ टच इधर होगा? नहीं। अब मार्केट यहाँ से वापसी ऊपर की तरफ जाएगी, तो इस वक्त राइट नाउ मार्केट जिस पोजीशन में खड़ी है, राइट नाउ मार्केट यहाँ से बाय है। आप देख सकते हैं यहाँ से, आप अगर इसको देखें, ये तो खैर नहीं लग रहा ट्रेंड लाइन, लेकिन ये इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक तो मार्केट 1 2 3 तीन पॉइंट तो मिला रही है आराम से अगर देखा जाए तो ये 10 मिनट के अंदर सीधा सीधा इसका एनालाइज हो गया कि ये देखें आप कि ये मार्केट ने अभी सेकंड टच लिया है। गौर करें, थोड़ा सा मैं इसको फाइन करूँगा तो ज़रा समझ में आएगा कि मार्केट ने वाकई, ये देखिए इधर आके इसने फिर वही हरकत की है कि पूरी तरह से प्रॉपर मार्केट ने टच ही नहीं किया ट्रेंड लाइन पे, और अगर आप ऊपर से मिलाएंगे तो ऊपर से भी खाली फर्स्ट और सेकंड चल रहा होगा। तो इन ट्रेंड लाइंस को ड्रॉ करने का सिर्फ इतना सा मकसद था कि मैंने कोई सपोर्ट रेजिस्टेंस नहीं दिखानी थी इस ट्यूटोरियल के अंदर, इसके अंदर सिर्फ इतना सा समझाना था कि मार्केट किस तरीके से आपको मैनिपुलेट करती है। अब नेक्स्ट जो हमारा इंशाल्लाह ट्यूटोरियल होगा उसके अंदर ये बात समझाई जाएगी कि मार्केट अगर जब इस तरह से मैनिपुलेट करे तो हमारी ट्रेड्स किधर होनी चाहिए, किस जगह पे हमारी ट्रेड होनी चाहिए। तो हमेशा याद रखें कि कंसोलिडेशन जो एरिया है जहाँ पे मार्केट कंसोलिडेट करती है, उसके अंदर जो टच आता है, अब आप देखें ये फर्स्ट टच था, सेकंड टच, और उसके बाद कंसोलिडेशन के बाद टच हुआ, तो मार्केट उसके बाद क्रॉस कर जाती है। ये बात अगर आप हमेशा अपने ज़हन में बिठा लें कि मार्केट जिस एरिया में भी कंसोलिडेट करेगी, कंसोलिडेशन के आफ्टर जो थर्ड टच होगा, यानी कि फर्स्ट टच, सेकंड टच, थर्ड टच, और उससे पहले कंसोलिडेशन हुई हुई है, मार्केट कंफर्म उस एरिया को क्रॉस कर जाएगी। और ये पूरा चार्ट इस वक्त सामने मौजूद है देखना चाहे तो आराम से देख सकते हैं। मैं आपको एक और इसकी ज़िंदा मिसाल देता हूँ। यहाँ पे मार्केट का फर्स्ट टच है, कोई कंसोलिडेशन नहीं है, सेकंड टच है, कोई कंसोलिडेशन नहीं है, कंसोलिडेशन यहाँ पे हुई है जिसके मुताबिक ऊपर गई है, मगर इस लाइन के मुताबिक कंसोलिडेशन नहीं हुई। इससे प्रीवियस में इसकी कंसोलिडेशन उतनी हाई होगी जितना हायर इसका लेंथ है, ठीक हो गया, और ये थर्ड टच आ रहा है, तो आप देख लें मार्केट रिवर्स, बहुत बुरी तरह से रिवर्स हुई है, बहुत ज़्यादा नीचे हुई। लेकिन जहाँ पे मार्केट का टच से पहले कंसोलिडेशन हो, मार्केट फिर बहुत ज़्यादा ऊपर की तरफ बाईपास करती है। इस पॉइंट को देखें तो इस एरिया में कंसोलिडेशन हुआ हुआ, फर्स्ट टच, सेकंड टच, थर्ड टच, मार्केट अप। तो एक चीज़ अगर ये ज़हन में बिठा लें कि कहीं पे भी आप देखें मार्केट उस एरिया को कवर करती है। यहाँ पे कंसोलिडेशन है इस पार्ट पे, यहाँ पे कंसोलिडेशन है इस पार्ट पे, तो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, मार्केट अप, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, मार्केट अप, फर्स्ट, सेकंड, विदाउट कंसोलिडेशन, थर्ड, मार्केट डाउन। कुछ बेसिक टिप्स हैं जो अगर आप याद कर लें तो ये बहुत ज़्यादा फ़ायदा देंगी। अपने दोस्तों को फ़िलहाल तो ये इतना समझाया है कि जो मार्केट मैनिपुलेट किस तरह से करती है, उसके बाद अब हम नेक्स्ट में आएंगे कि मार्केट को फिर किस तरीके से हमने कंट्रोल में लेना है। तो पहले तो एनालाइज क्यों किया जाता है बिगर चार्ट से, हमेशा ट्रेड्स कैसे ली जाती हैं वो भी थोड़ा सा समझा ही देता हूँ। अब मैंने मिसाल के तौर पे यहाँ पे एक फ़ैसला कर लिया कि मेरा बाय आएगा, तो अब मैं H1 से जाऊँगा पहले M30 के ऊपर। अब मुझे ज़रूरत है प्राइस एक्शन की, मैं प्राइस एक्शन को वॉच करने के लिए इसको मैं बिगर चार्ट पे लेके आऊँगा, ठीक है। अब मैं जब बिगर चार्ट पे लेके आऊँगा, मैं देखूँगा कि सबसे पहले कि मेरी जो कैंडल्स बन रही हैं उनके अंदर आप देखें तो ऊपर भी हायर हाई, लोअर लोज बने हुए हैं, ठीक है। नोट करें आप M30 के अंदर ये किस तरह का ट्रेंड चल रहा है। आई थिंक अगर देखा जाए तो ये डाउन ट्रेंड है, और हमेशा ऐसा होता है कि जो बिगर चार्ट होता है उसके ऑपोजिट होता है स्मॉलर चार्ट। बिगर चार्ट पे हमें ये नज़र आ रहा होता है कि मार्केट अप है, और स्मॉलर चार्ट पे जब आएंगे तो मार्केट डाउन नज़र आएगी।
अब आपने यहाँ पे फैसला लेना है कि ये मेरा पॉइंट है और मुझे तो बाय करना है इसको। हम इसको फैसले को मज़ीद और ज़्यादा महफूज करने के लिए M15 पे आएंगे। M15 के अंदर 15 मिनट की कैंडल का प्राइस एक्शन लिया जाएगा। अभी तो इस वक्त ये बता रहा है कि अगर आप इस वक्त यहाँ पे ले लें तो ये बाय बन रहा है, फ़िलहाल तो बाय बन रहा है। क्योंकि इस वक्त देखें कि अगर मार्केट ने एक छोटा सा हैमर बनाया तो मार्केट ने उतना ही नीचे से शूटिंग स्टार को कवर कर लिया, तो इस पूरे एरिया को देखा जाए तो इसका प्राइस एक्शन यहाँ पे कंप्लीट हो गया। इस तरह की प्राइस एक्शन के अंदर बायर और सेलर्स जो हैं वो तकरीबन समझ लें 50% पे आके खड़े हो जाते हैं, और सम टाइम ऐसा होता है कि 99% और उसके बाद बायर ख़त्म हो जाता है या सेलर ख़त्म हो जाता है, फिर डायरेक्ट बाइंग आती है। ऊपर से देखें तो ट्रेंड नीचे की तरफ आया है, ठीक है। उसके बाद अगर एग्रेशन आई है सेलर्स में तो सेलर्स में एग्रेशन आई है, नेक्स्ट दोबारा सेलर्स में एग्रेशन आई है, उसके बाद नेक्स्ट फिर एग्रेशन आई है। तो इसके अंदर अगर आप थोड़ा सा इलियट वेव्स को भी दाखिल करें तो इलियट वेव्स के मुताबिक ये पहला, अगर आप देखा जाए कि पहला जो इसने लाइन ड्रॉ किया वो फर्स्ट वेव इम्पल्सिव था, उसके बाद सेकंड करेक्शन, थर्ड इम्पल्सिव, फोर्थ करेक्शन एंड फिफ्थ के बाद रिटर्न 6, 7, 8 मार्केट ऊपर जाएगी, कंफर्म्ड है। इसके बाद आ जाए M5 के ऊपर प्राइस एक्शन को कंफर्म करें। अगर होल्ड करना है, थोड़ा सा रुकना है तो आप रुक भी सकते हो, मार्केट थोड़ा सा नीचे आएगी, ओके होगा, उसके बाद आप अपना ट्रेड ले लें। तो स्कैल्पर्स क्या करते हैं कि मोस्टली आइडिया लेते हैं बिगर चार्ट का, और उसके बाद जब ट्रेड लेनी होती है तो फिर आते हैं बिल्कुल लोअर टाइम फ्रेम पे, और लोअर टाइम फ्रेम पे आके मार्केट का जायज़ा लेते हैं। बहुत बड़ी कैंडल बेयरिश थी, 2 बुलिश कैंडलों ने उसका कवर कर दिया, एरिया कर दिया, इसका प्राइस एक्शन कंप्लीट हो गया, सेकंड फिर हो गया, मार्केट ने अब अप ही जाना है। तो बहरहाल हमारा ये टॉपिक नहीं था, लेकिन ये भी साथ साथ मैंने डिस्क्राइब कर दिया। अब नेक्स्ट जो इंशाल्लाह वीडियोज़ आएंगी, मैं बहुत ज़्यादा बिजी हूँ, टाइम मुझे बिल्कुल भी नहीं मिल रहा, तो नेक्स्ट वाली जो वीडियोज़ है उसके अंदर मैं सारे जितने भी इंडिकेटर्स हैं उनके सारे फीचर्स जो हैं वो डिस्क्राइब करूँगा। जिस ट्रेडर, देखें कोई भी ट्रेडर का कोई एक असूल नहीं होता, हर ट्रेडर अपने एक स्टाइल से ट्रेडिंग करता है, सही है। इसका मतलब ये नहीं है कि अगर एक ट्रेडर को अच्छी ट्रेड आती है तो सामने वाला जो है उसको कुछ आता ही नहीं है, ऐसा नहीं है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। उसका स्टाइल कुछ और भी हो सकता है, उसके स्टाइल के मुताबिक अगर उसको इंडिकेटर मिल जाए तो वो अच्छी ट्रेडिंग कर सकता है। तो मेरे पास इंडिकेटर्स हैं, मैं सारे आपके साथ डिस्कस करूंगा नेक्स्ट वीडियोस के अंदर। उसमें देखें आपके स्टाइल को कौन सा इंडिकेटर सूट करता है, आपको किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है, कौन से ऐसे चार्ट के अंदर टूल्स हैं जिनकी आपको ज़रूरत पड़ती है, जिससे आप अपनी ट्रेड अच्छी ले सकते हो, वो आपको इंशाल्लाह मिल जाएगी। ठीक है, अल्लाह हाफ़िज़, फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी।